नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मेरी माँ भुलक्कड़ है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बेटा, थोड़ा आराम से चल, बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं कराना है। सुधा अपनी गर्भवती बेटी निशा को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए निशा निकल गई। सुधा और राघव ने निशा को गोद लिया था। सुधा एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए सुधा ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता नहीं सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सुधा उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने का इंतजार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को न ढूंढ सकी, जिसके बाद सुधा और राघव ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके उसे गोद ले लिया। निशा के बाद सुधा और राघव के 2 बच्चे और हुए, आशु और आशी। सुधा और राघव ने कभी भी निशा और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार और दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि निशा गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से आशु और आशी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे निशा को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। निशा ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और फिर एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। निशा को विशाल से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी निशा की शादी कर दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कभी भी बाहर जाना पड़ता था। इसीलिए शादी के बाद भी निशा अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। निशा को किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन आशी निशा के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। निशा ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया था। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। निशा को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। जिस वक्त सुधा और राघव ने निशा को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को निशा समझ ही नहीं पाई। निशा ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके साथ ही रहूंगी। सुधा को यह बात समझ में नहीं आई। वह जब तक निशा से इसका मतलब पूछती, तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। निशा अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पीठ के बल गिर पड़ी। निशा की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विशाल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को निशा के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर निशा की जान में जान आ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी, क्योंकि ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर निशा अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से निशा ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया।